नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें, जिस तरह से अब लोकसभा चुनावों का समय जो है वो नज़दीक आ गया है, इसी के बीच जहां राजनीति जो है वो गरमाती जा रही है, जहां एक तरफ महागठबंधन की राजनीति हो रही है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने जो अपना एक नया जीत का फॉर्मूला जनता के बीच रखा है, उन सब पर राजनीतिक बयानबाजियाँ जो है वो शुरू हो गई। लेकिन वहीं इसी से थोड़ा-सा दूर और थोड़ा-सा नज़दीक मैं कहूँगा केजरीवाल है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जो अध्यादेश यानी कि जो बीजेपी ने अध्यादेश लाई है उसके खिलाफ बाकी सभी विपक्ष दलों से समर्थन लेने में जुटे हैं ताकि राज्यसभा में वो अध्यादेश पास ना हो पाए। आपको बता दें कि अभी तक किन-किन पार्टियों ने जो समर्थन देने को राजी हो गई हैं केजरीवाल को, वो कौन सी पार्टियां हैं आपको बता दें। अभी तक जो है जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, एनसीपी, बीआरएस, सीपीआईएम और डीएमके अभी तक इनको समर्थन दे चुके हैं। आपको बता दें वहीं जो ओवैसी है उन्होंने समर्थन देने से इनकार कर दिया और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला है क्या? तो आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रशासन पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे मामले में ऐतिहासिक एक फैसला सुनाया था, जिसमें कई साल से चले आ रहे इस मामले में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई थी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो आम आदमी पार्टी के हक में सुनाया था। मुख्य न्यायाधीश की डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने जजों को लेकर जो ये हाई कोर्ट में फैसला सुनाया था वो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला था जो दिल्ली के पक्ष में जाकर गिरा था। लेकिन इस फैसले के कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकारों पर राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने का अध्यादेश लेकर आ गई। आपको बता दें, इस अध्यादेश ने दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दे दिया है। यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो जब कोर्ट में नहीं जीत पाई तो उसने अपना पॉलिटिकल जो पावर है वो इस्तेमाल करते हुए उसने जिस मामले को लेकर वो कोर्ट में नहीं जीत पाई उसी मामले का उसने एक अध्यादेश बना दिया, जिसको लेकर वो राज्यसभा में वोटिंग की जाएगी और वो अध्यादेश पास होता है तो वो एक लॉ बन जाएगा और सीएम जो अरविंद केजरीवाल है उनके हाथों से वो सभी पावर्स छिन जाएंगी जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से उनके पास होनी चाहिए। और इसी को देखते हुए जो अरविंद केजरीवाल है वो हर जगह समर्थन की जो है वो मांग कर रहे हैं और इसी के चलते आज अरविंद केजरीवाल ने अब भाकपा नेता डी राजा से मुलाकात की और उनसे समर्थन मांगा और उनको वो समर्थन देने के लिए जो भाकपा के नेता डी राजा हैं वो तैयार हो गए। क्या कहा इस समर्थन में, क्या बातचीत हुई, चलिए आपको सुनाते हैं। थैंक यू कॉमरेड राजा। सबसे पहले मैं कॉमरेड राजा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने हमारी पूरी टीम को इतने गर्मजोशी के साथ उन्होंने रिसीव किया और हमारी काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। ये बिल्डिंग में मैं पहले खूब आता रहता था और उनकी पूरी टीम के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। सीएम बनने के बाद शायद पहली मेरी विज़िट मेरी पहली विज़िट है, लेकिन जब एनजीओ में मैं काम किया करता था तो उनकी वाइफ के साथ भी कॉमरेड एनी राजा के साथ भी हम झुग्गी बस्तियों में खूब काम करते थे। सो बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत पुराना रिश्ता है। आज वापस इस बिल्डिंग में आके पुरानी यादें भी ताज़ा हुई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एज ए सीएम। सो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सीपीआई ने अपना सपोर्ट अनाउंस किया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का ये जनतांत्रिक अधिकार है, दिल्ली के लोगों का ये हक है कि जिस सरकार को, आज हमारी सरकार है, कल किसी की भी सरकार हो सकती है, तो जिस सरकार को वो चुन के भेजें उस सरकार को काम करने की सारी शक्तियाँ होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। ये तो एक बेसिक जनतांत्रिक अधिकार है जिसको छीना गया है। तो आज सीपीआई ने अपनी सपोर्ट जनता के लिए, जनता के साथ दिल्ली के लोगों के लिए जाहिर की है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, इसको जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि ये अगर किसी को ये लगे कि ये दिल्ली हाफ स्टेट है इसलिए दिल्ली के लिए ऑर्डिनेंस आया है, ऐसा नहीं है। ये इस किस्म का ऑर्डिनेंस राजस्थान के लिए भी आ सकता है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट लिस्ट। ये पंजाब के लिए भी आ सकता है, हरियाणा के लिए भी आ सकता है, तमिलनाडु के लिए भी आ सकता है, केरला के लिए भी आ सकता है। कोई भी फुल स्टेट की सरकार ये ना समझे कि ये दिल्ली का मामला है। दिल्ली से तो इन्होंने शुरुआत की है, दिल्ली एक प्रयोग है।
अगर दिल्ली के में इसको नहीं रोका गया तो कल जहां जहां नॉन बीजेपी सरकारें बनेंगी वहां वहां उन स्टेट्स के लिए ऐसा ऑर्डिनेंस आएगा, मुझसे लिखवा लीजिए आप। तो सबको मिलके, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को मिलके, सभी पार्टियों को मिलके इसका विरोध करना है। इसकी कुछ प्रोविजंस हैं जो अभी तक जनता के बीच में नहीं आई हैं। इन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही खारिज नहीं किया, इसमें 3 और ऐसी प्रोविजंस इन लोगों ने डाली है जिससे दिल्ली सरकार लगभग खत्म हो जाती है। इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि अगर कोई मंत्री अपने सेक्रेटरी को कोई आदेश देगा तो सेक्रेटरी के पास ये पावर दे दी गई है, सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक है कि गलत है। अगर सेक्रेटरी को लगता है कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक नहीं है तो सेक्रेटरी मंत्री का आदेश मानने से इनकार कर सकता है। ये दुनिया के अंदर पहली बार हो रहा है कि सेक्रेटरी को मंत्री का बॉस बना दिया। आपको 2 उदाहरण देता हूं, अभी पिछले हफ्ते हुए हैं दिल्ली सरकार में। विजिलेंस सेक्रेटरी को सौरभ भारद्वाज जी ने आदेश दिया वर्क एलोकेशन ऑर्डर की ऐसे ऐसे होगा। विजिलेंस सेक्रेटरी ने अपने आप को अब एक दिल्ली सरकार के अंदर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया है। वो कह रहा है कि इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद मैं ना तो चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह हूं और एलजी के प्रति भी जवाबदेह, मैं उस अथॉरिटी जो बनाई है उसके थ्रू जवाबदेह हूं। तो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए विजिलेंस सेक्रेटरी कह रहा है मेरा कोई बॉस नहीं है, नाउ आई एम एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो इस एक और केस के अंदर एक जगह झुग्गियां टूटी। जो हमारा दिल्ली सरकार का वकील था उसने कोर्ट में बहुत कमजोर दलीलें दी। ऐसा लगा कि वकील दूसरी पार्टी से मिला हुआ है। मंत्री ने आदेश दिया कि अगली हेयरिंग में हमें कोई अच्छा सीनियर एडवोकेट हायर करना चाहिए। तो सेक्रेटरी फाइल पे लिखती है कि वकील हायर करने का प्रेरोगेटिव सेक्रेटरी का है, मंत्री मुझे आदेश नहीं दे सकता कि कौन वकील हायर करना चाहिए, इसलिए आपका आदेश इलीगल है, मैं आपके आदेश को नहीं मानती। ऐसे सरकार कैसे चलाएंगे? अब तो हर सेक्रेटरी ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सा आदेश लीगल है और जिसको मर्जी इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं। बस अब सेक्रेटरी की डिसीजन फाइनल है, वो सुप्रीम कोर्ट, हर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है। एक और इसके अंदर प्रोविजन है, चीफ सेक्रेटरी को ये पावर दे दी गई है कि वो डिसाइड करेगा कि कैबिनेट का कौन सा डिसीजन लीगल है और इलीगल है। कैबिनेट सुप्रीम होती है, जैसे देश की कैबिनेट सुप्रीम है, राज्य की कैबिनेट सुप्रीम होती है। अब इसके अंदर ये पावर दे दी गई है, चीफ सेक्रेटरी तय करेगा कि कैबिनेट ने अगर कोई निर्णय लिया तो चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कि वो निर्णय लीगल है कि इलीगल है। अगर उसे लगता है कि इलीगल है तो वो एलजी को रेफर करेगा और एलजी को पावर दी गई है, वो किसी भी कैबिनेट के डिसीजन को पलट सकता है। आज तक भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ब्यूरोक्रेसी को मंत्री के ऊपर सेक्रेटरी को बिठा दिया और कैबिनेट के ऊपर चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया। ये आज तक कभी नहीं हुआ। एक और इसके अंदर प्रोविजन है कि दिल्ली सरकार में जितने कमीशंस हैं, जितनी अथॉरिटीज हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, जितनी बोर्ड्स हैं, उन सब का गठन अब केंद्र सरकार करेगी। तो दिल्ली जल बोर्ड का गठन अब केंद्र सरकार करेगी, तो वही चलाएंगे फिर वाटर सेक्टर। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का गठन अब केंद्र सरकार करेगी, तो वही चलाएंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का जितने लगभग 50 से ज्यादा कमीशन और अलग अलग सेक्टर्स के, वो सारे अब केंद्र सरकार गठन करेगी। तो दिल्ली सरकार क्या करेगी? चुनाव क्यों कराते हो? तो ये बहुत ही खतरनाक अध्यादेश है। इसका जितना हम इसमें पढ़ रहे हैं, जितना इसके अंदर जा रहे हैं, उतना ये लग रहा है कि ये बहुत ही गलत नीयत के साथ बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने कई बार हराया है, बार बार हराया है, और इतनी बुरी तरह से हराया है। एक बार 3 सीट दी 70 में से, एक बार 8 सीट दी 70 में से, उसके बाद एमसीडी के अंदर हराया। तो दिल्ली के चुनाव वो जीत नहीं सकते, तो बैकडोर के थ्रू वो दिल्ली को चलाना चाहते हैं। ये गलत है। जितनी भी पार्टियों ने सपोर्ट किया हमें, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं।
मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमें न्याय मिलेगा और राज्यसभा के अंदर भी जब ये बिल आएगा तो इस बिल को हराया जाएगा। थैंक यू सो मच। आज मैंने 3 प्रोविजन आपको बताई हैं जिसको किसी को नहीं पता था। इसको जितना हम पढ़ रहे हैं उतना पता चल रहा है कि इसके अंदर रीडिंग बिटवीन द लाइन, जितने दिल्ली सरकार में कमीशंस, बोर्ड्स, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड कॉरपोरेशंस हैं, उन सब का गठन अब केंद्र सरकार करेगी। ये बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि तमिलनाडु में डर फैला के उनके मंत्रियों को गिरफ्तार करके उनकी सरकार को इस तरह से उनके पीछे ईडी छोड़ के उनकी सीट आ जाएंगी, तो वो भूल जाएं तमिलनाडु में उनकी एक भी सीट नहीं आने वाली। पूरा देश देख रहा है। एक जमाना था जब अगर सीबीआई रेड मारती थी किसी पे, ईडी रेड मारती थी, तो लोगों को लगता था कि इसने कुछ गलत काम किया होगा। अब अगर सीबीआई और ईडी रेड मारती हैं तो लगता है कि इसने कुछ ठीक ही काम किया होगा, इसीलिए इसको तंग किया जा रहा है। इसीलिए ये सीबीआई और ईडी का नाम बदल के बीजेपी सेना रख देना चाहिए। ये अब कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं बची हैं। I strongly condemn the arrest, the raids and on the minister in Tamil Nadu and the arrest of the minister. The manner in which the arrest has been done is also very objectionable, and the whole country is seeing that ED and CBI are not being sent against those people who are corrupt. On the contrary, all the corrupt people, wherever they are seeking refuge to BJP, so they are being protected. BJP government is sending all ED and CBI only to the opposition parties, opposition ruled states, and we strongly condemn it. And if BJP feels, if they think that they will be able to get a few seats in Tamil Nadu in the Lok Sabha elections by using ED and CBI, I think they are living in a fool's paradise. They will not get even a single seat. We strongly support Thiru Stellan Saab and his entire government, and we stand with them.